अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू उर्दू नावल। पेश खिदमत है मज़हर कलीम एम.ए. की फैसल शहजाद सीरीज़, कहानी नंबर 1, ख़तरनाक नकाबपोश। जल्दी करो शहजाद, कहीं गाड़ी ना छूट जाए। फैसल ने कदरे तेज़ लहजे में शहजाद से मुखातिब होकर कहा, भाई तुम्हें गाड़ी की पड़ी हुई है और हमारे साथ मसला यह है कि हमारी भूख ही ख़त्म होने में नहीं आती। शहजाद ने बुरा सा मुँह बनाते हुए हाथ में पकड़े हुए केक पीस को घूरते हुए कहा, अरे भाई गाड़ी में भी डाइनिंग कार होती है, वहाँ जाकर जितना जी चाहे खा लेना। फैसल ने मुस्कुरा कर कहा, और बिल तुम्हारे जिम्मा। शहजाद ने इश्तियाक आमेज़ नज़रों से फैसल को घूरते हुए पूछा, हाँ हाँ बिल मेरे ज़िम्मे, बस अब तुम नाश्ते की मेज़ से उठ खड़े हो। फैसल ने जवाब दिया, वाह मेरे शेर, ये बात हुई ना। अब तुम मुझे गाड़ी छोड़ हवाई जहाज़ में ले चलो, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। शहजाद ने फुर्ती से उठते हुए कहा, मगर हवाई जहाज़ में तो डाइनिंग कार नहीं होती। फैसल ने शरारत भरे लहजे में कहा, अरे बाप रे, फिर तो मैं हवाई जहाज़ में नहीं जा सकता, गाड़ी ही ठीक रहेगी। शहजाद ने कानों को हाथ लगाते हुए कहा, अच्छा अब बातें बंद और जल्दी से तैयार हो जाओ, गाड़ी छूटने में सिर्फ आधा घंटा बाकी रह गया है। फैसल ने कहा और शहजाद सर हिलाता हुआ तेज़ी से बाथरूम में घुस गया और फिर 10 मिनट बाद ही वो कपड़े बदल कर तैयार हो चुका था। फैसल तो पहले ही तैयार खड़ा था, चुनाचे वो दोनों तेज़ तेज़ कदम उठाते घर से बाहर निकले और सड़क पर आकर टैक्सी के इंतज़ार में खड़े हो गए, मगर टैक्सी का कहीं दूर नज़दीक पता न था। कमाल है, ये टैक्सी ही नहीं मिल रही, कहीं तमाम टैक्सी वाले खाना खाने तो नहीं बैठ गए। शहजाद ने इधर उधर देखते हुए कहा, सब तुम्हारी तरह पेटू नहीं है, तुम्हारा बस चले तो तमाम ज़िंदगी खाने की मेज़ से हिलो ही नहीं। फैसल ने जवाब दिया, कहाँ यार, मैं तो कुछ खाता ही नहीं, मेरी अम्मी को तो बस हसरत ही रही कि शहजाद कुछ खा ले। शहजाद ने मस्कीन सी सूरत बनाते हुए कहा, हाँ हाँ मुझे इल्म है कि वाकई तुम कुछ नहीं खाते। फैसल ने मुस्कुराते हुए कहा और उसी लम्हे दूर से उन्हें एक खाली टैक्सी आती नजर आ गई। फैसल ने उसे रुकने का इशारा किया और चंद लम्हे बाद वो दोनों टैक्सी में सवार हो गए। रेलवे स्टेशन चलो, फैसल ने ड्राइवर से कहा और ड्राइवर ने सर हिलाते हुए टैक्सी मोड़ी और फिर तेज़ी से उसे दौड़ाने लगा। भाई टैक्सी ड्राइवर और तेज़ चलाओ, मुझे भूख लगी है। शहजाद ने टैक्सी ड्राइवर से मुखातिब होकर कहा, जी क्या फरमाया, भूख लगी है? टैक्सी ड्राइवर ने हैरत भरे लहजे में पूछा, हाँ भाई भूख के मारे पेट में शेर और चीते दौड़ रही हैं। शहजाद ने पेट पर हाथ फेरते हुए कहा, तो फिर पहले आपको होटल न ले चलूं? टैक्सी ड्राइवर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, नहीं भाई इसकी बातों में ना हो और स्टेशन ले चलो, इसे तो दुनिया में सिवाय खाने के और किसी चीज़ से मतलब ही नहीं। फैसल ने हंसते हुए कहा और ड्राइवर ने मुस्कुराते हुए सर हिला दिया। थोड़ी देर बाद वो रेलवे स्टेशन पहुंच गई। फैसल ने किराया दिया और फिर शहजाद का हाथ पकड़कर तेज़ी से गेट की तरफ बढ़ने लगा। अरे आहिस्ता चलो, भूख के मारे मुझसे तो चला भी नहीं जाता, टांगों में सक्कत ही नहीं रही। शहजाद ने मिनमिनाते हुए कहा, मगर फैसल ने परवाह न की और उसे खींचता हुआ स्टेशन पर पहुंच गया। गाड़ी स्टेशन पर पहले ही पहुंच चुकी थी और अब चलने ही वाली थी। जैसे ही वो दोनों स्टेशन पर पहुंचे, गाड़ी ने विसल दी और फिर हरकत में आ गई। आओ आओ जल्दी करो, गाड़ी चल पड़ी है, फैसल ने तेज़ लहजे में कहा और फिर वो शहजाद को खींचते हुए सामने वाले डिब्बे की तरफ भाग पड़ा। अरे मगर ये तो डाइनिंग कार नहीं है, शहजाद ने चीख कर कहा, मगर फैसल ने उसकी एक न सुनी और सामने वाले डिब्बे में सवार हो गया। शहजाद को भी मजबूरन उसी डिब्बे में सवार होना पड़ा। यह डिब्बा फर्स्ट क्लास का था और इसमें सिर्फ चंद मुसाफिर मौजूद थे। वो दोनों एक बर्थ पर जाकर बैठ गए। डिब्बे में मौजूद मुसाफिरों ने हैरत से इन दोनों लड़कों को देखा, मगर कोई बोला नहीं। मेरी भूख का क्या होगा, शहजाद ने सीट पर बैठते हुए कहा, कुछ न कुछ हो ही जाएगा, सब्र करो। फैसल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अरे कैसे हो जाएगा, यहाँ तो मुझे कहीं खाना नजर नहीं आ रहा। शहजाद ने हैरत से इधर उधर देखते हुए कहा, खाना तो डाइनिंग कार में मिलेगा, मगर अभी तो खाने का वक्त नहीं हुआ। एक उधेड़ उम्र मुसाफिर ने जो उनकी सामने वाली सीट पर बैठा था मुस्कुराते हुए कहा, खाने का वक्त? कमाल है, खाने का भी कोई वक्त होता है? बस जब आदमी को भूख लगे खाने का वक्त वही होता है। शहजाद ने हैरत भरे लहजे में उस आदमी को देखते हुए जवाब दिया, तो क्या तुम नाश्ता करके घर से नहीं निकले थे? उस आदमी ने दिलचस्पी लेते हुए कहा, अरे कहाँ, फैसल ने नाश्ता करने ही नहीं दिया। शहजाद ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा, अगर तुम्हें नाश्ता करने देता तो तुम्हारा नाश्ता, दोपहर के खाने और रात के खाने और फिर दूसरी सुबह के नाश्ते और फिर कल के दोपहर के खाने और कल रात के खाने और फिर परसों सुबह का नाश्ता। फैसल ने कहना शुरू किया, अरे अरे ख्वामखा मेरी भूख को नज़र लगा रहे हो, मैं तो खाता ही कुछ नहीं। शहजाद ने उसकी बात काटते हुए कहा
और उसकी बात पर ना सिर्फ वो मुसाफिर बल्कि बाकी मुसाफिर भी बेख्तियार खिलखिलाकर हंस पड़े। तुम दोनों जा कहाँ रहे हो? उस उधेड़ उम्र मुसाफिर ने मुस्कुराते हुए पूछा। जहाँ खाना बगैर वक्त की पाबंदी के मिले, शहजाद ने फौरन जवाब दिया। हम तफरी करने मालाबार जा रहे हैं, फैसल ने संजीदगी से जवाब दिया। अकेले? मुसाफिर ने हैरत भरे लहजे में कहा। कमाल है, आप हमें अकेला समझ रही हैं। मेरा पेट मेरे साथ है, फिर मुझे किसी और की क्या परवाह है? शहजाद ने अपने पेट पर हाथ फेरते हुए कहा। जी हाँ, हम अकेले ही जा रही हैं। वहाँ हमारे चचा रहते हैं, फैसल ने जवाब दिया। फिर इससे पहले कि कोई और बात होती, टिकट चेक कर अंदर दाखिल हुआ और उसने मुसाफिरों के टिकट चेक करने शुरू कर दिए। सबसे आखिर में वो फैसल और शहजाद के पास पहुंचा। टिकट प्लीज। टिकट चेक करने शहजाद से मुखातिब होकर कहा। खाना प्लीज। शहजाद ने तुर्की ब तुर्की जवाब दिया। क्या मतलब? टिकट चेक करने हैरत भरे लहजे में जवाब देते हुए कहा। भाई कमाल का होटल है ये, जहाँ के वेटर खाने का मतलब ही नहीं समझते। शहजाद ने भी जवाब में लहजे को हैरत ज़्यादा बनाते हुए कहा। मैं टिकट चेकर हूँ, वेटर नहीं, और ये रेलगाड़ी है, होटल नहीं। टिकट चेकर ने इस बार उसीले लहजे में जवाब देते हुए कहा। वेटर नहीं, होटल नहीं। भाई ये नहीं कि गर्दान मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। खाने के मामले में नहीं का लफ्ज़ मुझे जहर लगता है, समझे आप? शहजाद ने बुरा समूह बनाते हुए कहा। छोड़िए टिकट चेकर साहब, ये लीजिए टिकट। फैसल ने मुस्कुराते हुए टिकट उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा। टिकट चेकर ने बुरा समूह बनाते हुए टिकट चेक किए और फिर फैसल की तरफ वापस बढ़ाते हुए कहा। आपके साथी को मजाक करने का सलीका नहीं आता, इसे समझाइए। टिकट चेकर ने कहा और फिर तेजी से कमरे से बाहर निकल गया। खाने का मतलब नहीं आता और सलीका सिखा रहा है, शहजाद ने बुरा समूह बनाते हुए कहा और उसके लहजे पर एक बार फिर सब बेख्तियार हंस पड़े। चंद लम्हे डिब्बे में खामोशी रही, फिर शहजाद ने ही खामोशी तोड़ते हुए कहा। यार फैसल, अभी खाने का वक्त नहीं हुआ। खुदा की कसम, मेरी तो भूख के मारे जान लबों पर आ गई है, शहजाद ने कहा। तो निकल जाने दो उसे लबों से, तुम्हारा क्या बिगड़ता है? मैदा कुछ और खाली हो जाएगा, फैसल ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, तुम तो यही कहोगे, ताकि मेरे हिस्से का खाना भी खुद खा सको, शहजाद ने गुस्सीले लहजे में कहा। फिर इससे पहले कि फैसल कोई जवाब देता, बाहर राहदारी में दौड़ते हुए कदमों की आवाज़ सुनाई दी और दूसरे लम्हे उनके डिब्बे का दरवाज़ा एक धमाके से खुला और एक लंबा तिरंगा आदमी अंदर दाखिल हुआ। वो सब उसे देखते ही हैरत से बुत बन गए, क्योंकि उस शख्स ने चेहरे पर सुर्ख रंग का नकाब चढ़ाया हुआ था और उसके हाथ में एक साइलेंसर लगा रिवॉल्वर मौजूद था। उसने अंदर दाखिल होते ही एक झटके से शहजाद को गर्दन से पकड़ा और उसे घसीटते हुए मुल्हिका गुसल खाने के दरवाजे पर पहुंच गया। अगर किसी ने मेरे मुतल्लिक किसी को कुछ बताया तो मैं इस लड़के को ज़िबा कर दूंगा, नकाबपोश ने भेड़िए की तरह गुर्राते हुए कहा और फिर वह शहजाद को घसीटता हुआ गुसल खाने में घुस गया। उधर जैसे ही गुसल खाने का दरवाज़ा बंद हुआ, डिब्बे का दरवाज़ा एक बार फिर धमाके से खुला और 3-4 पुलिस अफसर अंदर दाखिल हुए। उन सबके हाथों में रिवॉल्वर थे। कोई नकाबपोश तो यहाँ नहीं आया? उनमें से एक ने तेज़ लहजे में फैसल से मुखातिब होकर कहा। जी नहीं, यहाँ तो कोई नहीं आया, फैसल ने बड़े इत्मीनान भरे लहजे में जवाब देते हुए कहा। बाकी मुसाफिर भी खामोश रहे, किसी ने कोई जवाब न दिया। गुसल खाने में तो कोई नहीं, पुलिस अफसर ने एक और सवाल करते हुए कहा। जनाब, मेरा साथी है, फैसल ने उसी तरह इत्मीनान भरे लहजे में जवाब देते हुए कहा। ओके, आप लोग मोहतात रहें, वो एक खतरनाक मुजरिम है, पुलिस अफसरों ने कहा और फिर वो तेज़ी से बाहर मुड़ गए। उनके बाहर जाते ही गुसल खाने का दरवाज़ा खुला और नकाबपोश शहजाद को धकेलता हुआ बाहर आ गया। तुम्हारे इन जवाबों से इस लड़के की ज़िंदगी बच गई, नकाबपोश ने उसे फैसल के करीब सीट पर धकेलते हुए कहा और फिर वह दरवाजे से टेक लगाकर उनकी तरफ रिवॉल्वर का रुख किए खड़ा हो गया। जनाब नकाबपोश साहिब, क्या तुम्हारे पास खाने को कुछ मिल जाएगा? शहजाद ने अपने आप को संभालते हुए कहा। शट अप, खामोश रहो वरना गोली मार दूंगा, नकाबपोश ने गुर्राते हुए लहजे में कहा। उसी लम्हे गाड़ी आहिस्ता होने लगी, शायद कोई स्टेशन आ रहा था। फिर जैसे ही गाड़ी रुकी, नकाबपोश ने तेजी से दरवाज़ा खोला और बाहर भाग गया। चंद लम्हों बाद दूर से गोलियों के चलने की आवाज़ें आईं और फिर खामोशी छा गई। फैसल और शहजाद भी दूसरे मुसाफिरों की तरह बाहर आ गए। नकाबपोश निकल गया, एक मुसाफिर ने कहा। उन्होंने देखा कि गाड़ी के बाहर पुलिस ही पुलिस मौजूद थी। चंद लम्हों बाद पुलिस पीछे हट गई और गाड़ी एक बार फिर हरकत में आ गई। खाने के मुतल्लिक कोई कुछ बताता ही नहीं, ना टिकट चेकर और ना नकाबपोश, शहजाद ने बुरा समूह बनाते हुए कहा। तुम जान नहीं छोड़ोगे, आओ डाइनिंग कार में चलें, फैसल ने तंग आते हुए कहा और शहजाद के चेहरे पर यूं खुशियां उमड़ आईं जैसे उसे पूरे जहान की दौलत मिल गई हो। मालाबार पहाड़ी के शुमाली तरफ एक खूबसूरत सी कोठी में इस वक्त फैसल और शहजाद बैठे हुए थे। सामने सोफे पर फैसल के चचा कर्नल उर्फी मौजूद थे।
कर्नल उर्फी फौज के खुफिया शोबे में एक आला अफसर थे और फौज में बहसीयत सुराग रसां उनका नाम इंतहाई एहतराम से लिया जाता। जब भी किसी मसले में मुल्क की पुलिस और दीगर इदारे नाकाम हो जाते तो फिर फौज के खुफिया शोबे से इमदाद की दरख्वास्त की जाती और आमतौर पर इस किस्म के काम कर्नल उर्फी के सुपुर्द किए जाते। गुज़िश्ता कई माह से कर्नल उर्फी मालाबार में मुकीम थे। फैसल और शहजाद भी तफरी करने मालाबार आए थे और आज सुबह ही वो यहाँ पहुँचे। हाँ तो फैसल, तुमने एक गाड़ी में उस सुरख नकाबपोश को देखा था? कर्नल उर्फी ने बड़ी दिलचस्पी से पूछा, क्योंकि फैसल ने आते ही कर्नल उर्फी को इस हैरत अंगेज़ वाक़े के मुतालिक बताना शुरू कर दिया। हाँ अंकल, वो बड़ा खौफनाक आदमी था। उसने शहजाद को गर्दन से पकड़कर गुसलखाने में घसीट लिया। वह तो शुक्र है कि पुलिस ने गुसलखाना चेक नहीं किया, वरना शहजाद साहब तो कैं हो ही चुके थे। फैसल ने मुस्कुराते हुए कहा। कैं? क्या मतलब? कर्नल उर्फी ने चौंक कर पूछा। मतलब ये कि दूसरे जहान की तरफ परवाज कर चुके होते। फैसल ने मुस्कुराते हुए कहा। अच्छा, मगर तुम उसकी जिसामत के मुतल्लिक तो बताओ। कर्नल उर्फी ने सर हिलाते हुए कहा। बस लंबा तड़ंगा आदमी था, सर के बाल सीधे खड़े हुए, स्याह रंग का चुस्त लिबास पहना हुआ था। फैसल ने जवाब दिया। अंकल, अगर आप मुझे अभी कुछ खाने को देने का वादा करें तो एक ख़ास बात बताऊं। शहजाद जो अब तक खामोश बैठा था अचानक बोल पड़ा। अरे तो तुमने खाना नहीं खाया? कर्नल उर्फी चौंक पड़े। कहाँ खाया है, बस अभी सूंघा ही था कि खाना ख़त्म हो गया। और खान सामा कहने लगा कि अब और कुछ नहीं है। शहजाद ने बुरा समूह बनाते हुए कहा। कर्नल उर्फी ने यह सुनते ही ज़ोर से खान सामा को आवाज़ दी और खान सामा दूसरे लम्हे किसी जिन की तरह नाजिल हो गया। जी? खान सामा ने बड़ी फर्मा बरदारी से पूछा। भाई, शहजाद को खाना क्यों नहीं दिया? कर्नल उर्फी ने कदरे गुस्सीले लहजे में कहा। जी खाना? खान सामा की हैरत अरूज पर थी। हाँ भाई, वो कह रहा है कि वो भी भूखा था कि तुमने जवाब दे दिया। कर्नल उर्फी ने कहा। शहजाद साहब, 2 मुर्गे मुसल्लम, 12 चपातियाँ, 2 बड़ी प्लेटें पुलाव की, 1 प्लेट फिरनी की, 2 कप आइसक्रीम और 4 प्यालियाँ चाय की पी चुके हैं। खान सामा ने तफसील बताते हुए कहा। क्या वाकई शहजाद? कर्नल उर्फी की आंखें हैरत से फटी पड़ रही थीं। ये तो ठीक है जनाब, मगर भूख? शहजाद ने बड़े मासूम से लहजे में कहा। अंकल, आप इसकी बात छोड़िए, इसके साथ का पेटू तो शायद पूरी दुनिया में ना मिले। फैसल ने मुस्कुराते हुए कहा। खान सामा, आइंदा जब तक शहजाद खाता रहे तुमने इसे खिलाते रहना है, चाहे पूरे मालाबार का राशन ही क्यों ना ख़त्म हो जाए। कर्नल उर्फी ने खान सामा से मुखातिब होकर कहा और खान सामा ने सर हिला दिया। आओ चलें, अब हुई ना बात? शहजाद ने उठते हुए कहा। अरे कहाँ? कर्नल उर्फी ने हैरत से पूछा। जी खाना खाने। शहजाद ने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया। अरे उसे खाना तैयार तो करने दो। कर्नल उर्फी ने मुस्कुराते हुए कहा और शहजाद यूं दोबारा कुर्सी पर ढेर हो गया जैसे उसकी उम्मीदों पर पानी फिर गया हो। तुम जाओ खान सामा और शहजाद साहब के लिए खाना तैयार करो। कर्नल उर्फी ने खान सामा से मुखातिब होकर कहा और वह सर हिलाकर कमरे से बाहर निकल गया। हाँ तो शहजाद, तुम नकाबपोश के बारे में कोई ख़ास बात बता रहे थे? कर्नल उर्फी ने इश्तियाक आमेज़ लहजे में पूछा। बात यह है अंकल कि जब उस नकाबपोश ने मुझे पकड़ा तो मुझे बेहद भूख लगी हुई थी और फिर मेरी नज़र उसकी कलाई पर पड़ी। उसकी कलाई पर एक अजीबोगरीब किस्म की मछली बनी हुई थी, ऐसी मछली जिसकी दुम उसके मुंह में थी। बस उस वक्त मेरा जी चाहा था कि काश ये मछली हकीकी होती तो मैं उसे खा जाता। शहजाद ने तफसील बताते हुए कहा। मछली जिसकी दुम उसके मुंह में थी, तो वो नकाबपोश यकीनन वही है जिसकी मुझे तलाश है। कर्नल उर्फी ने दांतों से होंठ काटते हुए कहा। क्या मतलब अंकल, कुछ हमें भी बताइए। फैसल और शहजाद दोनों ने चौंक कर कहा। यह तुम्हारे बताने की बात नहीं, कर्नल उर्फी ने जवाब दिया। अब उन्होंने अपने आप को कदरे संभाल लिया, लेकिन जब उन दोनों ने बेहद असरार किया तो कर्नल उर्फी बताने पर मजबूर हो गए। बात यह है कि हमारे मुल्क में एक पुरस्कार गिरोह काम कर रहा है। ये हमारे दिफाई राज चुराना चाहते हैं। उस गिरोह का निशान मछली है और ये बात भी मालूम हुई है कि उस गिरोह का सरगना कोई इंतहाई खतरनाक आदमी है और उसकी निशानी ये है कि उसकी कलाई पर जो मछली खुदी हुई है उसकी दुम उसके मुंह में है। मुझे मालूम हुआ था कि उस गिरोह का हेडक्वार्टर मालाबार की पहाड़ियों में है, इसीलिए मैं यहाँ आ गया था। उस गिरोह के सब आदमी हमने गिरफ्तार कर लिए हैं, मगर उनका सरगना हत्थे नहीं चढ़ रहा और जब तक वो सरगना हाथ ना आए उस गिरोह का खात्मा नहीं हो सकता। कर्नल उर्फी ने तफसील से बताते हुए कहा। मगर अंकल, वो सरगना यूं खुलेआम नकाब पहने गाड़ी में क्या करता फिर रहा था और फिर पुलिस भी उसके पीछे थी। फैसल ने कहा। मेरा ख्याल है कि वो भूखा होगा, इसलिए गाड़ी में खाना खाने गया होगा। शहजाद ने जवाब देते हुए कहा। इसी बात पर तो मैं हैरान हूँ। बहरहाल मैं अभी पता करता हूँ, कर्नल उर्फी ने कहा और फिर वो उठकर तेज तेज कदमों से बाहर चले गए। शहजाद, अभी खाना तैयार होने में बहुत देर है,
क्यों न चलकर पहाड़ी की सैर की जाए, फैसल ने तजवीज़ पेश करते हुए कहा। अरे हाँ, यहाँ होटल वगैरह भी तो होंगे, चलो कुछ थोड़ा सा खा पी भी लेंगे, शहजाद ने उठते हुए कहा। हाँ हाँ ज़रूर खा पी लेंगे, फैसल ने हंसते हुए कहा। और फिर वो दोनों तेज तेज चलते कोठी के गेट से बाहर आ गए। ये एक बड़ी सी गार थी जिसके धाने पर एक बड़ा सा पत्थर यूं टिका हुआ था कि रोशनी की एक किरण भी अंदर ना आ रही थी। गार में एक बड़ा सा पेट्रोमैक्स लैंप जल रहा था और गार में एक तरफ खाने के बेशुमार डिब्बे मौजूद थे, जबकि उसके धाने के करीब 3 अफराद फर्श पर बैठे हुए थे। वो तीनों ही गैर मुल्की थे और उनके दरमियान में एक नक्शा रखा हुआ था। मार्टन, देखो ये सुर्ख रंग का निशानी हमारी मतलूबा जगह हो सकती है, एक गैर मुल्की ने दूसरे से मुखातिब होकर कहा। हाँ, लगता तो ऐसे ही है, मगर हमें वहाँ हमला करने से पहले बॉस का इंतज़ार कर लेना चाहिए, मार्टन ने जवाब दिया। ज़ाहिर है बॉस की इजाज़त के बगैर ऐसा हो ही नहीं सकता। वैसे बॉस ने हिम्मत और दिलेरी की इंतहा कर दी है। उसने दिन की रोशनी में गाड़ी में मौजूद आला फौजी अफसर को कत्ल करके उससे नक्शा हासिल किया और फिर बच बचा कर निकल आने में भी कामयाब हो गया। पहले वाले गैर मुल्की ने फ़ख्र आमेज़ लहजे में कहा। बॉस की यही खूबियाँ तो हैं जिनकी वजह से वो आज तक नहीं पकड़ा गया। इस कदर हिम्मत और दिलेरी जाहिर है और किसी के बस की नहीं, मार्टन ने जवाब दिया। वैसे बॉस ने बहुत बड़ा रिस्क उठाया था। उस गाड़ी में उस आला फौजी अफसर की हिफाजत के लिए बेशुमार पुलिस मौजूद थी। अगर बॉस पकड़ा जाता तो, तीसरे गैर मुल्की ने पहली बार जुबान खोलते हुए कहा। बॉस तो छलावा है छलावा, कार्टर, उसे भला कौन पकड़ सकता है, मार्टन ने कहा। फिर इससे पहले कि उसकी बात का कोई जवाब देता, गार में सीटी बजने की हल्की सी आवाज़ गूंजी और उन तीनों ने चौंक कर करीब पड़े एक बड़े से ट्रांसमीटर की तरफ देखा, जिस पर मौजूद छोटा सा बल्ब तेजी से जल बुझ रहा था। मार्टन ने फुर्ती से ट्रांसमीटर का एक बटन दबा दिया और दूसरे लम्हे गार में एक हल्की सी आवाज़ गूंजने लगी। बॉस स्पीकिंग, मैं पॉइंट पर आ रहा हूँ, दरवाज़ा खोल दो, ओवर। दूसरी तरफ से बॉस की आवाज़ सुनाई दी और मार्टन ने फुर्ती से बटन ऑफ कर दिया और फिर वह उठकर गार के धाने की तरफ बढ़ गया। उसने एक दीवार की जड़ में पड़ा हुआ पत्थर हटाया तो उसके नीचे एक छोटा सा बटन मौजूद था। मार्टन ने उस बटन को दबा दिया और फिर वापस अपनी जगह पर आ गया। चंद लम्हों बाद बाहर कदमों की आहट उभरी और दूसरे लम्हे वो पत्थर गार के धाने से किसी दरवाजे की तरह हटता चला गया। दूसरे लम्हे एक लंबा तिरंगा आदमी अंदर दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर सुर्ख रंग का नकाब मौजूद था। उसके अंदर आते ही दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो गया। हेलो, बॉस ने कहा। यस बॉस, उन तीनों ने एहतरामन खड़े होते हुए कहा। बैठो, नकाबपोश ने कहा और फिर वो खुद भी नीचे बैठ गया। उसके बैठते ही वो तीनों भी बैठ गए। तुमने नक्शा देख लिया, नकाबपोश ने पूछा। यस बॉस, उसमें मौजूद सुर्ख निशानी हमारी मतलूबा जगह हो सकती है, मार्टन ने कहा। हाँ, तुमने सही समझा है, मैंने उस जगह का जायज़ा ले लिया है। ये पहाड़ी के शुमाल की तरफ एक छोटी सी कोठी है जिसमें एक कर्नल उर्फी नाम का शख्स रहता है। हमें आज रात उस कोठी पर हमला करना है, बॉस ने कहा। ओके बॉस, हम तैयार हैं, मार्टन ने जवाब दिया। मेरी बात अब गौर से सुनो। आज रात 12 बजे तुम दोनों यहाँ से निकलोगे और उस कोठी के करीब सुरख छत वाली कोठी के करीब पहुँचोगे। मैं तुम्हें वहीं मिलूंगा और बाकी तफसीलात वहीं बताऊंगा। बस ये याद रखना कि हमारी मतलूबा कोठी की छत सब्ज़ रंग की टाइलों से बनी हुई है। ऐसा न हो कि तुम कहीं गलत जगह पर पहुंच जाओ, नकाबपोश ने कहा। आप बेफिक्र रहें जनाब, हम सही वक्त पर पहुंच जाएंगे, मार्टन ने जवाब दिया। और सुनो, पूरी तरह तैयार होकर आना, हो सकता है कि वहाँ किसी बड़े मुकाबले का सामना करना पड़ जाए, नकाबपोश ने कहा। आप बेफिक्र रहें जनाब, मार्टन ने जवाब दिया। ओके, बॉस ने कहा और फिर वो उठकर गार के धाने की तरफ चल दिया। फैसल और शहजाद कोठी से निकलकर घूमते फिरते पहाड़ी की जुनूबी तरफ निकल आए। इस तरफ मकानात नहीं थे और हर तरफ छोटी छोटी झाड़ियाँ कसरत से मौजूद थीं। यार फैसल, तुम्हें क्या हो गया है? क्या मुझे भूखे मारने का इरादा है? शहजाद ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा। श्श, फैसल ने अचानक होंठों पर उंगली रखते हुए कहा और इसके साथ ही उसने शहजाद को बाजू से पकड़कर एक झाड़ी के पीछे घसीट लिया। कोई आदमी नीचे झाड़ियों के पीछे हरकत कर रहा है, फैसल ने दूर गहराई में मौजूद झाड़ियों की तरफ इशारा करते हुए कहा। कहीं बैठा खाना तो नहीं खा रहा? शहजाद ने बड़े राजदाराना अंदाज में पूछा। खामोश रहो, मुझे दाल में काला नजर आ रहा है, फैसल ने बड़े संजीदा लहजे में कहा। दाल? कहाँ है दाल? इस भूख में तो दाल भी मुर्गे मुसल्लम से लजीज लगती है। शहजाद दाल का नाम सुनते ही उछल पड़ा। फैसल ने कोई जवाब ना दिया। वो खामोशी से उन्हीं झाड़ियों को देखता रहा और फिर चंद लम्हों बाद वो चौंक पड़ा। उसने एक लंबे तिरंगे शख्स को एक झाड़ी की ओर से निकल कर आते देखा। उस शख्स ने स्याह रंग का सूट पहन रखा था और उसके हाथ में एक राइफल थी।
वो बड़े इत्मीनान से झाड़ियां फलांगता हुआ ऊपर चोटी की तरफ बढ़ा चला रहा था। ये तो कोई शिकारी लगता है, यकीनन इसने कोई खरगोश मारा हो और फिर उसे भून कर वहां किसी झाड़ी के पीछे रखाया हो, शहजाद ने पुरुमीद लहजे में कहा। शहजाद, खाने के अलावा तुम्हारा जहन कुछ और नहीं सोच सकता। इस शख्स की चाल ढाल देखो, मुझे यूं लगता है जैसे इसे कहीं देखा हुआ है। फैसल ने बुड़बुड़ाते हुए कहा। जरूर देखा होगा, शायद किसी होटल में बहरा हो और इसने हमें खाना ला कर दिया हो, शहजाद ने बड़े इत्मीनान से सर हिलाते हुए कहा। वह दोनों अभी तक एक झाड़ी के पीछे छुपे हुए थे। वो आदमी बड़े इत्मीनान से चलता हुआ उनके करीब से गुजरा और फिर ऊपर चोटी पर पहुंचकर एक तरफ बढ़ने लगा। फैसल ने उसे बड़े गौर से देखा। उसकी आंखों में शदीद उलझन नुमाया थी, जैसे वो कोई अहम बात याद करने की कोशिश कर रहा हो मगर उसे याद ना आ रही हो। जब वो आदमी उसकी नज़रों से ओझल हो गया तो फैसल तेजी से उठ खड़ा हुआ। शहजाद, तुम वापस कोठी में जाओ, मैं इस आदमी का पीछा करता हूँ। मुझे एक शक हुआ है, शायद मेरा शक दुरुस्त साबित हो, फैसल ने शहजाद से मुखातिब होकर कहा और फिर दौड़कर तेजी से उस शख्स के पीछे चल पड़ा। अरे अरे ठहरो, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। हो सकता है ये आदमी किसी होटल में जा रहा हो और हम इसके पीछे चलते हुए उस होटल में पहुंच जाएं, शहजाद ने तेज तेज चलते हुए कहा। मगर दूसरे लम्हे वो ठिठक कर रुक गए, क्योंकि वो आदमी एक गली में खड़ी हुई सुर्ख रंग की कार में बैठकर आगे बढ़ गया। कार बिल्कुल नई थी और उस पर कोई नंबर प्लेट भी ना थी। लो प्यारे, वो तो चला गया अब, शहजाद ने बड़े मायूस लहजे में कहा। कोई बात नहीं, अब हम वहां चलकर देखते हैं जहां ये झाड़ी के पीछे छुपा हुआ था, फैसल ने कहा और फिर वापस मुड़ गया। वाह वाह, अब हुई ना बात, भुना हुआ खरगोश जरूर मिल जाएगा, शहजाद ने खुशी से उछलते हुए कहा और फिर वो दोनों तेजी से झाड़ियां पार करते हुए नीचे उतरते चले गए। फैसल अंदाजे के मुताबिक उस जगह जाकर रुक गया जहां उसके ख्याल के मुताबिक वो आदमी छुपा हुआ था, मगर वहां हर तरफ सिवाय झाड़ियों के और कुछ ना था। मगर दूसरे लम्हे वो चौंक पड़ा, क्योंकि शहजाद ने उसका हाथ दबाकर बड़े पुरस्कार लहजे में कहा। फैसल फैसल, यहाँ कहीं करीब ही बहुत ही मिकदार में खाना मौजूद है, मुझे खाने की खुशबू आ रही है। खाना और यहाँ? तुम्हारा तो दिमाग खराब हो गया है, फैसल ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा। नहीं यार, यहाँ करीब ही कहीं खाने का अंबार मौजूद है, मेरी नाक खाने के मामले में धोखा नहीं दे सकती, शहजाद ने नाक से जोर जोर से सांस लेते हुए कहा। तो फिर ढूंढो खाना, मैं तो थक गया हूँ, फैसल ने बेजारी से कहा और फिर एक पत्थर पर बैठ गया। शहजाद की हालत अलबत्ता उससे मुख्तलिफ थी। वह यूं चौकन्ना दिखाई दे रहा था जैसे शिकारी को शिकार की बू मिल गई हो। वह बड़ी तेज नज़रों से इधर उधर देख रहा था और फिर उसने झुककर एक जगह अपनी नाक जमीन के करीब लगाई और फिर यूं ही झुके झुके वो आगे बढ़ता चला गया। चंद लम्हों बाद वो एक झाड़ी के करीब जाकर रुक गया। उसके चेहरे पर यकदम खुशियों की आबशार सी बहने लगी और वो जोर जोर से सांस ले रहा था। फिर उसने फैसल की तरफ देखते हुए जोर जोर से हाथ हिलाना शुरू कर दिया। जल्दी आओ, यहाँ खाना मौजूद है, मैं सच कह रहा हूँ। साथ ही शहजाद ने जोर जोर से चीखना शुरू कर दिया। फैसल उठकर तेजी से शहजाद की तरफ भागा और फिर जैसे ही वो उसके करीब पहुंचा अचानक ठिठक कर रुक गया, क्योंकि वहां एक बड़े पत्थर के सिवा कुछ नहीं था। कहाँ है खाना, बिल्ली को ख्वाब छीछड़ों के, फैसल ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा। मैं सच कह रहा हूँ फैसल, यहाँ बेशुमार खाना मौजूद है, अब वो है कहाँ ये ढूंढना तुम्हारा काम है, फैसल ने बड़े पूरे तमाद लहजे में कहा। फैसल चंद लम्हे खामोश रहा। उसकी तेज नजरें उसी पत्थर पर जमी हुई थीं। उसे ख्याल आया कि शायद शहजाद सही कह रहा हो। खाने के मामले में उसकी नाक वाकई बेहद तेज थी और फिर वो आदमी भी यहीं छुपा हुआ था, शायद कोई चक्कर हो। आओ इधर उधर घूम फिर कर देखें, फैसल ने कुछ सोचते हुए कहा और फिर वो दोनों एक और झाड़ी की तरफ मुड़ गए। जैसे ही उनकी पुश्त पत्थर की तरफ हुई, पत्थर बेआवाज अंदाज में एक तरफ हटता चला गया और उसके पीछे से दो आदमी नमूदार हुए। उनके हाथों में मशीन गन्नें थीं। उन्होंने एक लम्हे के लिए एक दूसरे की तरफ देखा और फिर उन्होंने राइफलों का रुख फैसल और शहजाद की तरफ किया और दूसरे लम्हे फिजा में एक तेज आवाज़ गूंजी, खबरदार, अपने हाथ ऊपर उठा लो। वो दोनों तेजी से मुड़े और फिर सामने मशीन गन्नों के खौफनाक धाने देखकर वो साकित हो गए। फैसल ने खामोशी से हाथ उठा लिए। शहजाद ने भी उसकी पैरवी की। चलो इधर गार में, खबरदार, अगर किसी ने गलत हरकत की तो गोलियां सीने के पार हो जाएंगी, उसी शख्स ने गुर्राते हुए कहा। मगर हमारा कसूर, शहजाद ने मिनमिनाते हुए लहजे में कहा। मगर उसकी बात का किसी ने कोई जवाब ना दिया और फिर वो दोनों गार के अंदर पहुंच गए। देखा फैसल, मैं ना कहता था कि यहाँ खाने का बहुत बड़ा ढेर मौजूद है,
शहजाद ने गार के कोने में खाने के डिब्बों का ढेर देखते हुए मुसर्रत से भरपूर लहजे में कहा, मगर उसकी बात का किसी ने कोई जवाब ना दिया। उन दोनों के अलावा गार में एक तीसरा आदमी भी मौजूद था। उसके हाथ में भी एक मशीन गन थी। कार्टर, इनके हाथ और पैर बांध दो। उन्हीं अंदर से आने वालों में से एक ने गार में मौजूद आदमी से मुखातिब होकर कहा, और उसने सर हिलाते हुए एक कोने में से रस्सी निकाली और फिर उसने फैसल और शहजाद को अच्छी तरह बांध दिया। अब वो फर्श पर इस तरह बैठे हुए थे कि उनके दोनों हाथ उनकी पुश्त पर बंधे हुए थे और पैरों में भी रस्सियां बंधी हुई थीं। मगर अब मैं खाना कैसे खाऊंगा? शहजाद ने बड़े मायूसाना लहजे में बुड़बुड़ाते हुए कहा। तुम दोनों कौन हो और यहाँ क्या करने आए थे? एक आदमी ने बड़े सख्त लहजे में उनसे मुखातिब होते हुए कहा। हम कल ही दारुल हुकूमत से यहाँ सैर के लिए पहुंचे हैं और आज घूमते घामते इधर आ निकले, मगर तुम कौन लोग हो और यहाँ क्या कर रहे हो? फैसल ने बड़े संजीदा लहजे में जवाब देते हुए कहा। हम शिकारी हैं। उसी आदमी ने गौर से उन दोनों को देखते हुए कहा। फिर हमें क्यों बांध लिया है? हमारा क्या कसूर है? फैसल ने बड़े पुरएतमाद लहजे में कहा। और इतना खाना रखने के बावजूद अभी तक तुमने खाने की पेशकश नहीं की, जबकि भूख के मारे मेरी आंतें कुल्हू अल्लाह तो क्या पूरा कुरान तलावत कर रही हैं। शहजाद ने बड़े इश्तियाक आमेज लहजे में उस कोने की तरफ देखते हुए कहा जहां खाने के डिब्बों के ढेर पड़े हुए थे। तुम दोनों मालाबार में कहाँ रहते हो? उसी आदमी ने कुछ सोचते हुए कहा। अपने अंकल की कोठी में। कर्नल उर्फी मेरे अंकल हैं, फैसल ने जवाब दिया। ओ, तुम कर्नल उर्फी के भतीजे हो? उसी कर्नल उर्फी के जिसकी कोठी की छत सब्ज रंग की टाइलों से बनी हुई है। उस आदमी ने यूं हैरत भरे लहजे में कहा जैसे उसे अपनी ही बात पर यकीन आ रहा हो। हाँ हाँ, वही कर्नल उर्फी। क्यों, क्या बात है? क्या तुम उन्हें जानते हो? फैसल ने भी चौंकते हुए कहा। उसे हम नहीं जानेंगे तो और कौन जानेगा? उस आदमी ने जवाब दिया और फिर वह मुड़कर करीब पड़े ट्रांसमीटर की तरफ मुतवज्जा हो गया। उसने उसकी नाप घुमाई और फिर एक बटन दबा दिया। दूसरे लम्हे ट्रांसमीटर में से सीटी की हल्की हल्की आवाज़ निकलने लगी और उस पर मौजूद एक सुर्ख रंग का बल्ब जल उठा। चंद लम्हों बाद बल्ब का रंग सब्ज हो गया और इसके साथ ही एक करख्त आवाज़ गूंजी। हेलो, वन स्पीकिंग, ओवर। मार्टिन स्पीकिंग, बॉस, ओवर। उस आदमी ने अपना नाम बताते हुए जवाब दिया। यस मार्टिन, क्या बात है? ओवर। दूसरी तरफ से सख्त लहजे में पूछा गया। बॉस, कर्नल उर्फी का भतीजा हमारे पास मौजूद है। वो और उसका साथी, हमने उन्हें गार के धाने पर से पकड़ा है। ओवर, मार्टिन ने जवाब दिया। क्या कहा? कर्नल उर्फी का भतीजा, वो वहां कैसे पहुंच गया? ओवर। बॉस का लहजा पहले से ज्यादा सख्त हो गया और उसमें ताज्जुब की लहरें भी मौजूद थीं। मालूम नहीं जनाब, उन्हें पकड़ने पर हमें मालूम हुआ है कि वो कर्नल उर्फी का भतीजा है। ओवर, मार्टिन ने जवाब दिया। दूसरी तरफ से चंद लम्हे खामोशी रही, फिर बॉस की आवाज़ गूंजी। बहुत खूब, मैं अब अपना प्लान बदल रहा हूँ। अब हमें कोठी पर हमला करने की ज़रूरत नहीं रही। मैं खुद वहीं आ रहा हूँ। ओवर। यस बॉस, ओवर, मार्टिन ने जवाब दिया। ओवर एंड ऑल, बॉस ने जवाब दिया और इसके साथ ही ट्रांसमीटर का बल्ब बुझ गया। मार्टिन ने ट्रांसमीटर का बटन ऑफ कर दिया। तुम्हें अंकल उर्फी से क्या काम है? फैसल ने मार्टिन से मुखातिब होकर कहा। यह बॉस आकर बताएगा। मार्टिन ने धीरे से मुस्कुराते हुए जवाब दिया। क्या उसके आने पर खाना मिल जाएगा? शहजाद ने बड़ी इश्तियाक आमेज लहजे में पूछा। तुम भूखे हो? मार्टिन ने उसकी तरफ गौर से देखते हुए कहा। हाँ, यकीन आए तो मेरे पेट पर कान रखकर सुन लो, तुम्हें फरियादों की आवाज़ें सुनाई देंगी, शहजाद ने जवाब दिया। ओके, मार्टिन ने कहा और फिर वो उठकर गार के कोने की तरफ गया। उसने खाने का एक डिब्बा उठाकर शहजाद के सामने रखा और फिर उसके हाथ खोल दिए। हाथ खुलते ही शहजाद नदीदों की तरह खाने पर टूट पड़ा। कर्नल उर्फी अपने ड्राइंग रूम में बैठे एक किताब के मुतालिया में मसरूफ़ थे। खान सामा ने कई बार आकर खाना तैयार होने की इत्तला दी थी, मगर वो फैसल और शहजाद का इंतज़ार कर रहे थे जो सुबह से सैर के लिए निकले थे और अभी तक वापस नहीं लौटे थे। उसी लम्हे उनके करीब पड़े टेलीफोन की घंटी बज उठी। उन्होंने चौंककर टेलीफोन की तरफ देखा और फिर रिसीवर उठा लिया। यस, कर्नल उर्फी ने बड़े संजीदा लहजे में कहा। कर्नल उर्फी, दूसरी तरफ से एक भारी से लहजे में किसी ने पूछा। यस, बोल रहा हूँ, कर्नल उर्फी ने हैरत भरे लहजे में कहा। क्या तुम्हारा कोई भतीजा फैसल भी है? दूसरी तरफ से बोलने वाले का लहजा करख्त था। हाँ हाँ, क्या हुआ, खैरियत तो है? कर्नल उर्फी फैसल का नाम सुनकर चौंक पड़े। अभी तक तो खैरियत है, मगर आइंदा का इन्हसार तुम पर है, दूसरी तरफ से कहा गया। क्या मतलब? मैं समझा नहीं। कर्नल उर्फी ने उलझे हुए लहजे में कहा। सुनो कर्नल उर्फी, तुम्हारा भतीजा और उसका दोस्त हमारे पास है और हमने ये फैसला किया है कि तुम्हारे भतीजे के जिस्म का एक एक उज़्व अलहदा करके तुम्हें तोहफे के तौर पर भेजते रहें।
दूसरी तरफ से जवाब मिला, मगर क्यों, तुम कौन बोल रहे हो, क्या तुम पागल हो? कर्नल उर्फी गुस्से से फट पड़े। तुम जो चाहे कह लो, मगर मेरा ये आखिरी फैसला है। अलबत्ता इसमें एक शर्त पर लचक पैदा हो सकती है। अगर तुम रेड बुक हमारे हवाले कर दो तो तुम्हारा भतीजा और उसका दोस्त सही सालम तुम्हें मिल सकती हैं। दूसरी तरफ से कहा गया, रेड बुक वो क्या होती है? कर्नल उर्फी ने दांतों से होंठ काटते हुए कहा, ये तुम हमसे बेहतर समझ सकते हो। हम तुम्हें 1 घंटा बाद दोबारा फ़ोन करेंगे और अगर तुमने हाँ ना की तो फिर उसके ठीक 1 घंटे बाद तुम्हें तुम्हारे प्यारे भतीजे का एक बाजू तोहफे के तौर पर मिल जाएगा और इसी तरह हर 1 घंटे बाद उसका एक उज़्व तुम्हें मिलता रहेगा। खुदा हाफिज। दूसरी तरफ से कहा गया और इसके साथ ही टेलीफोन बेजान हो गया। कर्नल उर्फी ने बड़े ढीले हाथों से रिसीवर रख दिया। वो सारा खेल समझ गया था। रेड बुक कोड बुक थी जिसमें मुल्क के दिफाई राजों की तफसील मौजूद थी और यह भी दुरुस्त था कि वो रेड बुक उसके पास मौजूद थी, क्योंकि उसने यही बेहतर समझा था कि वो इसे अपने पास रखे। ना जाने मुजरिमों को इस बात का कैसे इल्म हो गया, मगर अब सूरत हाल बेहद मखदूश थी। उसका प्यारा भतीजा मुजरिमों की कैद में था, मगर वो सिर्फ अपने भतीजे की खातिर अपने मुल्क से गद्दारी नहीं कर सकता था, मगर दूसरी तरफ वो भतीजे का कत्ल भी नहीं चाहता था। वो काफ़ी देर तक बैठा कुछ सोचता रहा और फिर अचानक एक मंसूबा उसके जहन में आ गया और उसके चेहरे पर इत्मीनान के आसार उभर आए। शहजाद मार्टन की मिन्नत समाजत करके 10 डिब्बे खाने के खा गया, तब जाकर उसके चेहरे पर इत्मीनान के आसार उभरे। खुदा की पनाह, तुमने 10 आदमियों के बराबर खुराक एक ही वक्त खा ली है। मार्टन ने हैरत भरे लहजे में कहा। हाँ, कुछ गुजारा हो गया है, शहजाद ने इत्मीनान भरे लहजे में पेट पर हाथ फेरते हुए कहा। फिर इससे पहले कोई उसकी बात का जवाब देता, ट्रांसमीटर से सीटी की आवाज़ गूंजने लगी। मार्टन ने चौंक कर ट्रांसमीटर की तरफ देखा और फिर उसका बटन ऑन कर दिया। दरवाज़ा खोलो, मैं आ रहा हूँ। दूसरी तरफ से बॉस की आवाज़ गूंजी और मार्टन ने ट्रांसमीटर का बटन ऑफ कर दिया और फिर उठकर दरवाज़ा खोलने का बटन दबा दिया। चंद लम्हों बाद दरवाज़ा खुला और बॉस अंदर दाखिल हो गया। उसके चेहरे पर सुर्ख रंग का नकाब मौजूद था। तो तुम दोनों वही हो जो मुझे गाड़ी में मिले थे? बॉस ने उन्हें बगौर देखते हुए कहा। यह कर्नल उर्फी का भतीजा है फैसल। मार्टन ने फैसल की तरफ इशारा करते हुए कहा। बहुत खूब, बॉस ने जवाब दिया और फिर उसने मार्टन से मुखातिब होकर कहा, मार्टन ज़रा वायरलेस टेलीफोन ले आओ, मैं ज़रा कर्नल उर्फी से दो बातें कर लूँ। मार्टन तेज़ी से उठा और कोने से एक टेलीफोन नुमा आला उठा लाया। बॉस ने उसके ऊपर उभरे हुए हिंदुओं को बारी बारी दबाना शुरू कर दिया और फिर चंद लम्हों बाद वो कर्नल उर्फी से बातें कर रहा था। उसने फैसल और शहजाद के सामने कर्नल उर्फी से बात की और बात ख़त्म करने के बाद उसने बटन ऑफ करके सिलसिला मुनक़ता कर दिया। क्या तुम वाकई फैसल का बाजू काट दोगे? शहजाद ने पहली बार नकाबपोश से मुखातिब होकर कहा। हाँ, अगर कर्नल उर्फी ने हमारी बात ना मानी तो ऐसा ही होगा, बॉस ने बड़े सर्द लहजे में जवाब देते हुए कहा। ऐसा नहीं हो सकता कि तुम मुझे छोड़ दो ताकि मैं कर्नल उर्फी की मिन्नत समाजत करके वो रेड बुक तुम्हें ला दूं, शहजाद ने कहा। शहजाद खामोश रहो, मेरी मौत मुल्क की सालमियत के मुकाबले में कोई अहमियत नहीं रखती, फैसल ने बड़े सख्त लहजे में शहजाद से मुखातिब होकर कहा। भाई बड़े जिद्दार लगते हो। बहरहाल देखो, अब फैसला तुम्हारे अंकल पर मुनहसिर है। हमने प्रोग्राम तो यही बनाया था कि आज रात तुम्हारे अंकल की कोठी पर हमला करके वहाँ से वो रेड बुक निकाल लाएं, मगर इसमें बेशुमार खतरात मौजूद थे, जबकि ये बड़ा सीधा सादा तरीका है। नकाबपोश ने मुस्कुराते हुए कहा। सुनो नकाबपोश बॉस साहब, इस बार जब कर्नल उर्फी से बात हो तो मेरी बात कराना, मैं उन्हें कायल कर लूँगा, शहजाद ने बड़े इत्मीनान भरे लहजे में कहा। अच्छा, सोचूंगा, नकाबपोश ने सर हिलाते हुए जवाब दिया। ये बताओ कि तुम्हें इस बात का कैसे इल्म हुआ कि रेड बुक अंकल उर्फी के पास है? फैसल ने बॉस से मुखातिब होकर कहा। इस चक्कर में तो मुझे उस गाड़ी में जाना पड़ा था। एक आला फौजी अफसर कर्नल उर्फी से मिलने आ रहा था और मुझे इत्तला मिली कि वो रेड बुक अपने हमरा ला रहा है। चुनाचे मैंने उसे कत्ल कर दिया, मगर उसकी जेब से मुझे यह नक्शा मिला और इसके साथ ही एक हुक्मनामा कि वो रेड बुक इस आला फौजी अफसर के हवाले कर दी जाए। फौजी हेडक्वार्टर को हंगामी तौर पर इसकी ज़रूरत पड़ गई थी। मुझे यह हुक्मनामा पढ़कर बेहद अफसोस हुआ, क्योंकि अगर मुझे पहले से यह मालूम होता तो मैं उस फौजी अफसर को वापसी पर कत्ल कर देता, नकाबपोश ने कहा। तो ये बात है, फैसल ने सर झुकाते हुए कहा। वो कुछ सोच रहा था। फिर इसी तरह खामोशी में ही वक्त गुजरता चला गया। नकाबपोश बार बार अपनी घड़ी देख रहा था। फिर जैसे ही 1 घंटा गुजरा, उसने टेलीफोन का बटन दबाया और कर्नल उर्फी का नंबर डायल करने लगा। चंद लम्हों बाद ही राब्ता कायम हो गया। कर्नल उर्फी, 1 घंटा गुजर गया है,
नकाबपोश ने सख्त लहजे में कहा। हाँ, मुझे मालूम है। दूसरी तरफ से कर्नल उर्फी की आवाज़ उभरी। फिर तुमने क्या फैसला किया है? नकाबपोश ने इश्तियाक आमेज लहजे में पूछा। अगर मैं तुम्हें रेड बुक दे दूं तो इस बात की क्या जमानत है कि मेरा भतीजा और उसका दोस्त मुझे सही सालम मिल जाएंगे? कर्नल उर्फी ने पूछा। इसके लिए तुम्हें हम पर एतमाद करना पड़ेगा। और सुनो, हमारे साथ धोखा करने के मुताल्लिक सोचना भी नहीं। तुम्हारी तरफ से मिलने वाली रेड बुक हम अपने मुल्क के माहिरीन के पास भेज देंगे और वहाँ से जब हमें उसके सही होने की रिपोर्ट मिलेगी तब हम इन दोनों लड़कों को छोड़ देंगे। नकाबपोश ने कहा। यह बात गलत है। रेड बुक के लिए तुम्हें मुझ पर एतमाद करना पड़ेगा। मैं तुम्हें रेड बुक देने के लिए तैयार हूँ, मगर इस सूरत में कि वो दोनों लड़के तुम मेरे हवाले कर दो और मुझसे रेड बुक ले लो, दूसरी कोई सूरत नहीं। कर्नल उर्फी ने सख्त लहजे में कहा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं जानता हूं कि तुम बेहद चालाक और अय्यार हो सकता है तुम मुझे नकली किताब दे दो। नकाबपोश ने जवाब दिया। मैं भी तुम पर एतमाद नहीं कर सकता। अगर तुम रेड बुक हासिल करके उन दोनों लड़कों को कत्ल कर दो तो मैं क्या कर सकता हूँ? कर्नल उर्फी ने जवाब दिया। इसका एक हल है, तुम मेरी बात अंकल से कराओ, मैं उन्हें कायल कर लूँगा। शहजाद ने अचानक नकाबपोश से मुखातिब होकर कहा। नकाबपोश चंद लम्हे खामोश रहा, फिर उसने रिसीवर शहजाद की तरफ बढ़ा दिया। अंकल, मैं शहजाद बोल रहा हूँ। शहजाद ने रिसीवर हाथ में पकड़ते हुए कहा। शहजाद, फैसल कहाँ है? कर्नल उर्फी ने बेचैन लहजे में कहा। वो यही मौजूद है अंकल, और ठीक ठाक है। अंकल, आप नकाबपोश की बात मान लें और इन्हें रेड बुक दे दें। ये मेरा वादा है कि रेड बुक वापस आपके पास पहुंच जाएगी। शहजाद ने यकीन भरे लहजे में कहा। नहीं शहजाद, ऐसा नामुमकिन है। ये रेड बुक हासिल करते ही तुम दोनों को हलाक कर देंगे। कर्नल उर्फी ने कहा। आप बेफिक्र रहें अंकल, बस मेरे लिए खाना तैयार करवा लीजिए। ईमान से 10 डिब्बे खाने के बावजूद अभी तक मेरा पेट नहीं भरा। शहजाद ने जवाब दिया। क्या कहा, 10 डिब्बे? कर्नल उर्फी चौंक पड़े। हाँ अंकल, ये लोग बड़े मेहरबान हैं। इन्होंने मुझे 10 डिब्बे खाने को दिए हैं और अभी यहाँ बेशुमार डिब्बे मौजूद हैं। आप बेफिक्र रहें और इन्हें रेड बुक दे दें, हमारी फिक्र न करें। हमारे पास खाने की कोई कमी नहीं है। शहजाद ने जवाब देते हुए कहा। नहीं शहजाद, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे इन पर एतमाद नहीं है। कर्नल उर्फी ने सख्त लहजे में जवाब देते हुए कहा। अंकल, आप समझते क्यों नहीं? खाने के बेशुमार डिब्बे और वो भी इंतहाई कीमती। भला हमें क्या हो सकता है? दूसरी सूरत में ये लोग फैसल को मार डालेंगे। शहजाद ने झुंझलाए हुए लहजे में कहा। अच्छा ठीक है। हाँ, और हो भी क्या सकता है? तुम रिसीवर नकाबपोश को दो। कर्नल उर्फी ने आखिरकार हथियार डालते हुए कहा और शहजाद ने मुस्कुराते हुए रिसीवर नकाबपोश के हाथ में पकड़ा दिया। हेलो कर्नल, नकाबपोश ने बेचैन लहजे में कहा। ठीक है, मैं तुम्हें तुम्हारी शराइत पर रेड बुक देने को तैयार हूँ, मगर वो रेड बुक एक ऐसी जगह पर है जहाँ से उसे हासिल करने के लिए मुझे 10-12 घंटे लग जाएंगे। कर्नल उर्फी ने कहा। ठीक है कर्नल, हम तुम्हें वक्त देने के लिए तैयार हैं, मगर कोई धोखा नहीं होना चाहिए। नकाबपोश ने मुसरत से भरपूर लहजे में कहा। नहीं, अब जब मैंने फैसला कर लिया है तो अब धोखा नहीं होगा। कर्नल उर्फी ने मायूस लहजे में कहा। ओके, हम कल सुबह 10 बजे तुम्हें दोबारा फ़ोन करेंगे, मगर इसके बाद कोई वक्त नहीं दिया जाएगा। नकाबपोश ने कहा। ठीक है, मुझे मंजूर है। कर्नल उर्फी ने जवाब दिया। ओके, अब मैं कल 10 बजे टेलीफोन करूंगा, नकाबपोश ने कहा और इसके साथ ही उसने रिसीवर रखकर बटन ऑफ कर दिया। देखा, अंकल मेरी बात मान गए ना? शहजाद ने मुस्कुराते हुए कहा। मेरी समझ में ये बात नहीं आई कि तुम्हारी मोहम्मल गुफ्तगू से कर्नल राजी कैसे हो गए। नकाबपोश ने कुछ सोचते हुए कहा। भाई मोहम्मल क्या, मैंने उन्हें साफ साफ कह दिया है कि हमारे पास खाने के बेशुमार डिब्बे हैं, इसलिए हमें कोई फिक्र नहीं। शहजाद ने जवाब दिया। होगा खैर, हमें रेड बुक से मतलब है। नकाबपोश ने उठते हुए कहा। मार्टन, इन दोनों का खास तौर पर ख्याल रखना, ये फरार ना हो जाएं। मैं कल सुबह आऊँगा, नकाबपोश ने कहा। आप बेफिक्र रहें बॉस, ये बच्चे भला हमसे कहाँ भाग सकते हैं, मार्टन ने मुस्कुराते हुए कहा और नकाबपोश सर हिलाता हुआ कार से बाहर चला गया। भाई मुझे कुछ खाने को दो, ईमान से बहुत भूख लगी हुई है। शहजाद ने दरवाज़ा बंद होते ही मार्टन से मुखातिब होकर कहा। तुम तो कमाल करते हो, अभी तुम 10 डिब्बे खा गए हो और अब फिर खाना मांग रहे हो, जबकि तुम्हारा साथी उसी तरह बैठा है। मार्टन ने हैरत भरे लहजे में कहा। सुनो, अब मेरे हाथ खोल दो, मैं इस तरह बैठे बैठे तंग आ गया हूँ। फैसल ने काफ़ी देर के बाद जुबान खोली। ठीक है, मार्टन ने कुछ सोचते हुए कहा और फिर उठकर फैसल के हाथ खोल दिए। कर्नल उर्फी ने मंसूबा यही बनाया था कि वह नकली रेड बुक मुजरिमों के हवाले करके फैसल और शहजाद को छुड़वा लेंगे, मगर मुजरिम उनकी तवक्को से कहीं ज़्यादा होशियार निकले और फिर उन्होंने फैसला कर लिया कि वो फैसल और शहजाद को
अपने मुल्क की सलामती पर कुर्बान कर देंगे। मगर शहजाद की बातों ने उन्हें एक नई राह दिखा दी। वो सोच भी ना सकते थे कि हर वक्त खाने की फिक्र में गुम शहजाद इस कदर ज़हीन भी हो सकता है। पहले तो वो उसकी बात नहीं समझ सके, मगर फिर वो उसका इशारा समझ गए और उन्होंने हामी भर ली। चुनाचे रिसीवर रखते ही वो उठ खड़े हुए और उन्होंने खानसामा को बुलाकर रात का खाना तैयार करने की हिदायत की और फिर वो तेजी से अपनी कार निकालकर कोठी से बाहर आ गए। मालाबार की मुख्तलिफ सड़कों से गुजरने के बाद वो जल्द ही एक बहुत बड़ी दुकान के सामने पहुंच गई। ये एक सुपर मार्केट थी जहां ज़रूरत की हर चीज़ मिल जाती थी। कार रोककर वो उतरे और सीधे दुकान के अंदर चले गए। उन्होंने एक नज़र इधर उधर डाली और फिर उनकी नज़रें खाने का सामान बेचने वाले काउंटर पर जम गई, जहां पके पकाए खानों के बंद डिब्बे मौजूद थे। वो सीधे काउंटर पर खड़े सेल्समैन की तरफ बढ़ गए। फरमाइए, सेल्समैन ने कारोबारी अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा। आपके पास खाने के बंद डिब्बे कौन सी कंपनी के हैं? कर्नल उर्फी ने पूछा। जी, हम सिर्फ बाहर का माल बेचते हैं और सिर्फ एक ही कंपनी, रागो का माल। ये माल यहाँ बेहद मकबूल है, सेल्समैन ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या आपके अलावा भी यहाँ किसी और दुकान पर खाने के बंद डिब्बे बिकते हैं? कर्नल उर्फी ने दूसरा सवाल किया। नहीं जनाब, मालाबार में सिर्फ हमें ही ये फ़ख्र हासिल है, सेल्समैन ने जवाब दिया। ओके, मैं तुम्हारे मैनेजर से मिलना चाहता हूँ, कर्नल उर्फी ने इत्मीनान का सांस लेते हुए कहा। जी, वो सामने दरवाज़ा है, सेल्समैन ने हैरत भरे लहजे में जवाब देते हुए कहा और कर्नल उर्फी उसकी हैरत की परवाह न करते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ गई। मैनेजर ने उठकर उसका इस्तकबाल किया। वो उन्हें अच्छी तरह जानता था। कर्नल साहब, ज़हे नसीब, आज कैसे तकलीफ़ की? मैनेजर ने मुस्कुराते हुए कहा। भाई, एक ज़रूरी मसला है और इंतहाई अहम सरकारी काम है, इसलिए उम्मीद है कि तुम पूरा ताउन करोगे, कर्नल उर्फी ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा। जी फरमाइए, मैनेजर ने हैरत भरे लहजे में पूछा। मुझे ये इतला चाहिए कि कुछ अर्सा पहले तुम्हारे स्टोर से भारी तादाद में खाने के बंद डिब्बे फरोख्त हुए हैं या नहीं? कर्नल उर्फी ने कहा। भारी तादाद से आपका क्या मतलब है? मैनेजर ने पूछा। मतलब है सैकड़ों की तादाद में, कर्नल उर्फी ने कहा। हाँ, एक माह पेशतर एक साहब ने 1000 डिब्बों की खरीदारी की थी, मैनेजर ने जवाब दिया। क्या तुम उस आदमी को जानते हो? कर्नल उर्फी ने इश्तियाक आमेज लहजे में कहा। नहीं जनाब, हमें फ़ोन पर ऑर्डर दिया गया था और माल एक कोठी में पहुंचाने के लिए कहा गया। हमने माल वहां पहुंचा दिया और रकम नकद वसूल कर ली, मैनेजर ने जवाब दिया। कौन सी कोठी में? कर्नल उर्फी ने पूछा। कोठी नंबर 112 में। मगर कर्नल साहब, हैरत यह है कि दूसरे रोज़ वो कोठी खाली थी, मैनेजर ने कहा। कोठी खाली थी? क्या मतलब? कर्नल उर्फी ने चौंकते हुए कहा। हाँ जनाब, दरअसल हुआ ये कि मेरे सेल्समैन जो रकम ले आए थे उनमें चंद नोट ज़्यादा आ गए थे। चुनाचे दूसरे रोज़ जब वो रकम वापस करने गए तो मालूम हुआ कि वो कोठी खाली है। बल्कि पूछने पर मालूम यह हुआ कि कोठी एक तवील अरसे से खाली है। इसका मालिक कोई नवाब है जो आमतौर पर मुल्क से बाहर रहता है और वो इसे किराए पर भी नहीं देता, मैनेजर ने तफसील बताते हुए कहा। मगर उस कोठी में कोई चौकीदार तो होगा? कर्नल उर्फी ने पूछा। हाँ होता तो है, मगर वो बीमार था, इसलिए कई रोज़ से अपने गांव गया हुआ था। बहरहाल हमने ज़्यादा जुस्तजू नहीं की क्योंकि हमें कोई गर्ज भी नहीं थी। मगर आप ये सब क्यों पूछ रही हैं? मैनेजर ने कहा। कुछ नहीं, ये सरकारी काम है। अच्छा शुक्रिया, कर्नल उर्फी ने कहा और फिर मैनेजर को हैरत ज़्यादा छोड़कर बाहर निकल आया। एक क्लू मिलने की उम्मीद कायम थी मगर वो भी टूट गई। मुजरिम उसकी तवक्को से कहीं ज़्यादा होशियार थे। बहरहाल उन्होंने फैसला किया कि वो उस कोठी को एक नज़र ज़रूर देखेंगे और फिर उन्होंने अपनी कार का रुख उस तरफ फेर दिया। शहजाद के तो हाथ पहले ही खुले हुए थे, अब उन्होंने फैसल के भी हाथ खोल दिए। सुनो लड़कों, अगर तुम में से किसी ने कोई गलत हरकत की या यहाँ से बाहर जाने की कोशिश की तो हम बात बाद में करेंगे और गोली पहले मारेंगे, मार्टिन ने इंतहाई सख्त लहजे में उनसे मुखातिब होकर कहा। भाई मेरी तरफ से तो बेफिक्र रहो, जब तक यहाँ खाने का सामान मौजूद है मैं तो बाहर निकल ही नहीं सकता, चाहे तुम मुझे धक्के देकर भी बाहर क्यों ना निकालो, शहजाद ने बड़े मासूम से लहजे में कहा। मेरी तरफ से बेफिक्र हो, मैं हमाकतें करने का कायल नहीं हूँ, फैसल ने बड़ी संजीदगी से जवाब देते हुए कहा। ठीक है, अब तुम दोनों अपने पैर भी खोल सकते हो, मार्टिन ने मुतमईन होते हुए कहा और शहजाद और फैसल ने अपने पैरों में बंधी हुई रस्सियां भी खोल दी। अगर तुम इजाज़त दो तो मैं ज़रा उस कोने में बैठ जाऊं जहां खाने के डिब्बे हैं, शहजाद ने बड़े मासूम से लहजे में मार्टिन से मुखातिब होकर कहा। हाँ हाँ जाओ और खूब पेट भर कर खाओ, तुम भी क्या याद करोगे, मार्टिन ने हंसते हुए कहा और शहजाद ने उठकर यूं फर्शी इस्लाम करने शुरू कर दिए जैसे उसे दुनिया की तमाम दौलत हासिल हो गई हो। मार्टिन ने इस लड़के ने कर्नल उर्फी से जो गुफ्तगू की है वो मेरी समझ में नहीं आई। अब तक खामोश बैठे हुए बाकी दो आदमियों में से एक ने अचानक मार्टिन से मुखातिब होकर कहा। क्या मतलब? मैं समझा नहीं ब्राउन।
मार्टन ने चौंक कर पूछा। भाई ये बार बार खाने के डिब्बों का जिक्र कर रहा था। और फिर कर्नल उर्फी यकदम मान गई। मुझे इसमें कोई चक्कर महसूस होता है, ब्राउन ने जवाब दिया। यह लड़का इंतहाई पेटू है और जाहिर है इसने खाने के डिब्बों का ही जिक्र करना है, वरना कोई ऐसी बात नहीं है। हमारा बॉस अब इतना अहमक नहीं कि एक लड़का उसे चक्कर दे जाए, मार्टन ने हंसते हुए कहा और ब्राउन खामोश हो गया। वैसे वो तीनों हाथों में मशीन गन्ने पकड़े दरवाजे के सामने चौकन्ने बैठे हुए थे। शहजाद खाने का डिब्बा खोले बड़े इत्मीनान से खाना खाने में मसरूफ था, जबकि शहजाद के कहने पर फैसल ने भी एक डिब्बा खोल लिया और खाना खाने लगा। फैसल खाना खाते हुए बार बार ये सोच रहा था कि आखिर यहाँ से निजात कैसे होगी। उसे अपने चचा पर बेहद गुस्सा आ रहा था, जो इन मुजरिमों को सिर्फ उसकी ज़िंदगी की खातिर मुल्की राज देने पर रजामंद हो गए थे, मगर उसे यहाँ से निकलने की कोई तरकीब समझ में नहीं आ रही थी। बहरहाल उसने सोचा था कि रात पड़ते ही वो कोई ना कोई तरकीब ज़रूर आजमाएगा। खाना खाने के बाद वो घर की एक दीवार से पुश्त लगाकर इत्मीनान से बैठ गया। शहजाद अभी तक खाना खाने में मसरूफ़ था, मगर फैसल ने देखा कि अब उसके हाथ खाने पर ढीले पड़ गए थे। फिर अचानक शहजाद यूं उछला जैसे उसने कोई खौफनाक चीज़ देख ली हो। अरे अरे, कमाल है। शहजाद फुर्ती से उठ खड़ा हुआ। उसके चेहरे पर हैरत के शदीद आसार थे। क्या हुआ? मार्टन ने चौंक कर कहा। कमाल है, इतना कीमती डिब्बा और इसमें मक्खी, लाहौल विला कुव्वत। शहजाद ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये डिब्बे मशहूर कंपनी के हैं, मार्टन ने गुस्सीले लहजे में कहा। लो देखो, मैं कोई झूठ बोल रहा हूँ, शहजाद ने भी गुस्सीले लहजे में कहा और फिर दोनों हाथों से डिब्बा उठाकर मार्टन की तरफ बढ़ा दिया। यह डिब्बा कोरमे का था, इसमें आधे से ज्यादा शोरबा भरा हुआ था। दरवाजे के सामने बैठे हुए वो तीनों हैरत से शहजाद और इस डिब्बे को देख रहे थे। करीब पहुंचकर शहजाद ने डिब्बा झुकाया। लो खुद देख लो, शहजाद ने कहा और वो तीनों बैक वक्त डिब्बे पर झुक गई, मगर दूसरे लम्हे उन तीनों की बेख्तियार चीखों से गार गूंज उठी। शहजाद ने पूरी कुव्वत से डिब्बे में मौजूद शोरबा उन तीनों के चेहरों पर फेंक दिया था और उन तीनों को यूं महसूस हुआ जैसे उनकी आंखों में किसी ने तेजाब फेंक दिया हो। और उसी लम्हे शहजाद ने इंतहाई फुर्ते से मार्टन की गोद में पड़ी मशीन गन खींच ली। दूसरी तरफ फैसल भी बड़ी दिलचस्पी से ये सब कुछ देख रहा था। उसने जब ये सूरत हाल देखी तो एक लम्हे में शहजाद का मंसूबा समझ गया। चुनाचे वो भी बिजली की सी तेजी से हरकत में आया और उसने भी ब्राउन की गोद में पड़ी हुई मशीन गन झपट ली। शहजाद ने पैर की ठोकर से तीसरे आदमी की मशीन गन भी एक तरफ फेंक दी। वह तीनों अभी तक अपनी आंखें मलने में मसरूफ थे। खूब, मेरा ख्याल है कि अब तुम्हें खाने में मक्खी नजर आ गई होगी, शहजाद ने कहकहा लगाते हुए कहा। तो तुम्हारी ये मजाल, मार्टन ने गुस्सीले अंदाज में चीखते हुए कहा। खबरदार, अगर हरकत की तो तुम्हारी मशीन गन्ने हमारे हाथों में हैं और तुम्हें यह भी बता दूं कि हम इन्हें चलाना भी जानते हैं, शहजाद ने बड़े गुस्सीले लहजे में कहा। अब वो तीनों बैठे आंखें पिटपिटा रहे थे। उनकी आंखों से बेतहाशा पानी बह रहा था। उधर दीवार की तरफ मुंह कर लो और फैसल, रस्सियां लेकर इनके हाथ पैर बांध दो, शहजाद ने यूं कहा जैसे किसी फौज का कमांडर हुक्म दे रहा हो। और फिर उन तीनों को एहसास हो गया कि सूरत हाल पलट चुकी है और अगर उन्होंने इन लड़कों का कहा ना मानना तो ये वाकई गोली चला देंगे। और यहाँ वीराने में गोलियों की आवाज़ें भला किसी ने सुननी है, इसलिए उन्होंने बिला चूंचरा शहजाद का हुक्म मान लिया और फैसल ने उन तीनों को रस्सियों की मदद से बड़ी मजबूती से बांध दिया और फिर उनके मुंह में कपड़े ठूंस दिए। अब बताओ फैसल, मेरा खाना खाना काम आ गया ना, शहजाद ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ शहजाद, तुमने तो कमाल कर दिया, बड़ी अनोखी तजवीज़ सोची है तुमने, फैसल ने भी मुस्कुराते हुए जवाब दिया। हर वो तरकीब जिसका ताल्लुक खाने से हो मेरे लिए अनोखी नहीं है, शहजाद ने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया। अच्छा, अब मैं अंकल उर्फी से बात करता हूँ, फैसल ने कहा और फिर फैसल ने करीब पड़ा हुआ वायरलेस टेलीफोन अपनी तरफ खिसकाया और फिर कर्नल उर्फी का नंबर दबाने लगा। कर्नल उर्फी सीधे उस कोठी पर पहुंचे जिसका पता स्टोर के मैनेजर ने बताया था। कोठी बदस्तूर खाली पड़ी हुई थी, अलबत्ता चौकीदार मौजूद था। कर्नल उर्फी ने चौकीदार से पूछगिछ की मगर बेसूद, उसे किसी बात का इल्म ही ना था। अलबत्ता उसने ये इकरार ज़रूर किया कि वो बीमार हो गया था और चूंकि वो यहाँ अकेला था इसलिए वो कोठी बंद करके अपने गांव चला गया और वहाँ से 1 हफ्ते बाद आया। कोठी उसी तरह बंद थी, अलबत्ता उसने लॉन में कारों के टायरों के निशानात ज़रूर देखे। इसके अलावा चूंकि वो और कुछ ना बता सका था इसलिए कर्नल उर्फी मायूस होकर वापस अपनी कोठी में आ गए। वक्त तेज़ी से गुजरता चला जा रहा था और कर्नल उर्फी सोच रहे थे कि आखिर इसका अंजाम क्या होगा। उन्होंने खाने के डिब्बों का इशारा समझकर नकाब पोश से सिर्फ वक्त हासिल किया, मगर इसका भी कोई फ़ायदा ना हुआ। अभी वो बैठे सोच रहे थे कि अचानक टेलीफोन की घंटी बज उठी। उन्होंने ढीले हाथों से रिसीवर उठा लिया। अंकल, मैं फैसल बोल रहा हूँ, हमने मुजरिमों पर काबू पा लिया है, आप जल्दी आइए,
फैसल ने तेज तेज लहजे में कहा। अरे वो कैसे? कर्नल उर्फी बुरी तरह चौंक पड़े। वो सोच भी नहीं सकते थे कि दो लड़के इतने खतरनाक मुजरिमों पर काबू पा सकते हैं। मगर जब फैसल ने उन्हें तमाम वाकया बताया तो वो शहजाद की अक्लमंदी पर अशश कर उठे। और फिर फैसल ने पूरी तफसील से उन्हें वो जगह बताई जहां वो कैद थे। मैं आ रहा हूं, कर्नल उर्फी ने कहा, और फिर एक झटके से रिसीवर रख दिया और फिर तेज तेज कदम उठाते कमरे से बाहर निकले। और चंद लम्हों बाद उनकी गाड़ी इंतहाई तेज रफ्तारी से पहाड़ी की दूसरी तरफ भागी चली जा रही थी। पहाड़ी की दूसरी तरफ पहुंचकर उन्होंने एक गली में गाड़ी छोड़ी और पैदल पहाड़ी से नीचे उतरने लगे। हर तरफ झाड़ियां ही झाड़ियां फैली हुई थीं। फैसल ने उन्हें बड़े से पत्थर की निशानी बता दी, इसलिए वो झाड़ियों के दरमियान उस बड़े पत्थर को ढूंढते ढूंढते आखिरकार उसके धाने पर पहुंच गई। अभी वो पत्थर के करीब पहुंचे ही थे कि अचानक वो बड़ा सा पत्थर खुदकार अंदाज में एक तरफ हटता चला गया। कौन है? दूसरी तरफ से फैसल की आवाज़ सुनाई दी। तुम्हारा अंकल, कर्नल उर्फी ने इत्मीनान भरे लहजे में जवाब देते हुए कहा। आइए, अंदर आ जाइए, फैसल ने कहा और कर्नल उर्फी गार के अंदर दाखिल हो गए। उनके अंदर दाखिल होते ही दरवाज़ा उनके पीछे खुद ब खुद बंद हो गया। कर्नल उर्फी ने देखा कि तीनों मुजरिम रस्सियों से बंधे हुए एक कोने में पड़े हुए थे। बहुत खूब शहजाद, तुमने खूब तरकीब निकाल ली, कर्नल उर्फी ने शहजाद की पीठ थपथपाते हुए कहा। हाँ अंकल, दुनिया में हर मसले का हल खाने में मौजूद है, शहजाद ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। मगर तुमने मुझे टेलीफोन कहाँ से किया था? अचानक कर्नल उर्फी ने चौंक कर पूछा। अंकल, यहाँ एक वायरलेस टेलीफोन सेट मौजूद है, उस नकाबपोश ने भी आपको यहीं से टेलीफोन किया था। फैसल ने टेलीफोन सेट की तरफ इशारा करते हुए कहा। नकाबपोश के मुतल्लिक तो मैं भूल ही गया था, वो अभी तक आज़ाद है, उसकी गिरफ्तारी ज़रूरी है, कर्नल उर्फी ने कहा। आप बेफिक्र रहें जनाब, जब तक यहाँ खाने के डिब्बों के ढेर हैं किसी बात की फिक्र ना करें, शहजाद ने बड़े मुतमईन लहजे में कहा। तुम्हारे जहन में कोई खास तरकीब है तो बताओ, कर्नल उर्फी ने कुछ सोचते हुए कहा। बस तरकीब क्या होनी है, आपने जगह देख ली है, आप जाकर पुलिस को ले आएं और इस गार को घेर लें। नकाबपोश जब यहाँ पहुंचे तो उसे पकड़ लें। शहजाद से पहले फैसल बोल पड़ा। हाँ, अच्छी तरकीब है, ठीक है मैं चलता हूँ, कर्नल उर्फी ने सर हिलाते हुए कहा। और फिर फैसल ने आगे बढ़कर दरवाज़ा खोलने वाला बटन दबा दिया। दूसरे लम्हे दरवाज़ा खुदकार अंदाज में खुलता चला गया और कर्नल उर्फी तेजी से बाहर निकल गए। उनके बाहर जाते ही दरवाज़ा एक बार फिर बंद हो गया। भैया, अब इन तीनों के मुंह खोल दो, बेचारे खामोश बैठे बैठे तंग आ गए होंगे, शहजाद ने मुस्कुराते हुए फैसल से कहा। रहने दो यार, ख्वामखा बकबक करेंगे, फैसल ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा। नहीं नहीं, कम से कम मार्टन का मुंह खोल दो, ये बेचारा खासा शरीफ आदमी है, शहजाद ने पुरजोर सिफारिश करते हुए कहा। और फैसल कंधे उचकाता हुआ मार्टन की तरफ बढ़ा और उसके मुंह में ठुनसा हुआ कपड़ा निकाल दिया। मार्टन चंद लम्हे तो गहरे गहरे सांस लेता रहा, फिर वो उनसे मुखातिब होकर कहने लगा। लड़को, यह ठीक है कि तुमने होशियारी से काम लिया है, मगर अब यहाँ से तुम लोगों का जिंदा बच निकलना नामुमकिन हो गया है। वो कैसे मिस्टर मार्टन? यहाँ खाने के बेशुमार डिब्बे मौजूद हैं और जब तक खाना मौजूद है कम से कम मुझे मौत नहीं आ सकती, शहजाद ने जवाब देते हुए कहा। मैं मजाक नहीं कर रहा, हमारा बॉस बेहद चालाक है, तुम्हें खुद ही इसका अंदाजा हो जाएगा। बहरहाल मुझे तुम दोनों की मौत पर हमेशा अफसोस रहेगा, मार्टन ने बड़े पुरएतमाद लहजे में कहा। और उसका इत्मीनान देखकर फैसल और शहजाद की आंखों में उलझन के तासुरात उभर आए। फिर इससे पहले कि उनमें से कोई बोलता, ट्रांसमीटर का बल्ब जल उठा और उसमें से हल्की हल्की सीटी की आवाज़ गूंजने लगी। शहजाद ने आगे बढ़कर ट्रांसमीटर का बटन ऑन कर दिया। हेलो मार्टन, बॉस स्पीकिंग, ओवर। दूसरी तरफ से नकाबपोश की करख्त आवाज़ गूंजी। बॉस, खतरा। अचानक मार्टन पूरी कुव्वत से चीख पड़ा और फिर पलक झपकने में ट्रांसमीटर का बल्ब बुझ गया। फैसल और शहजाद बड़ी कीनातोज नज़रों से मार्टन को घूरने लगे, जिसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट दौड़ रही थी। मैंने तुम्हें मना भी किया था कि इसका मुंह ना खोलो, फैसल ने शहजाद से मुखातिब होकर कहा। हाँ, गलती हो गई, बहरहाल अब नकाबपोश के यहाँ आने का कोई इम्कान नहीं, इसलिए यहाँ से निकल चलो, शहजाद ने सर हिलाते हुए कहा। और फैसल दरवाजे की तरफ बढ़ गया। उसने दरवाज़ा खोला और बाहर निकल आया। फैसल ने देखा कि पहाड़ी की चोटी से कर्नल उर्फी 20 सिपाहियों समेत नीचे उतर रहे थे। फिर जब वो उनके करीब पहुंचे तो फैसल ने उन्हें तमाम बात बता दी। ओह, ये बुरा हुआ, अब नकाबपोश यहाँ नहीं आएगा, कर्नल उर्फी ने मायूस लहजे में कहा। क्यों ना इन मुजरिमों पर तशद्दुद करके इनसे बॉस का पता लगाया जाए, फैसल ने तजवीज़ पेश की। नहीं, ये फजूल होगा, इससे पहले भी इस गिरोह के कई आदमी हमने पकड़े हैं, मगर वो बॉस के मुतल्लिक कुछ नहीं जानते, वो उनके सामने हमेशा नकाब डालकर आता है और उनसे हमेशा हटकर रहता है, कर्नल उर्फी ने कहा। वो चंद लम्हे सोचते रहे, फिर उन्होंने सिपाहियों को हुक्म दिया,
कि इन तीनों मुजरिमों को बाहर लाया जाए और खुद वो फैसल और शहजाद को लेकर वापस कोठी की तरफ चल पड़े। उनके अंदाज से गहरी मायूसी साफ झलक रही थी। अंकल, आप मायूस ना हो, बस मेरे खाने का ख्याल रखें। आप देखेंगे कि नकाब पोश एक रोज़ हाथ जोड़े आपके सामने खड़ा होगा। शहजाद ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम नहीं जानते शहजाद, वो नकाब पोश इंतहाई चालाक, अय्यार और पुरस्रार है। बहरहाल मुझे खुशी है कि तुम दोनों की जानें बच गईं। कर्नल उर्फी ने सर हिलाते हुए कहा, फिलहाल तो आप मुझे खाना खिलाएं, भूख के मारे मेरी आंतें तलावत में मसरूफ़ हैं। शहजाद ने मुस्कुराते हुए कहा, मगर किसी ने उसकी बात का कोई जवाब ना दिया। फैसल और कर्नल उर्फी अभी तक पुरस्रार नकाबपोश के ख्याल में उलझे हुए थे। जब शहजाद और फैसल कर्नल उर्फी के साथ कोठी पहुंचे तो शाम होने वाली थी। कर्नल उर्फी उन्हें घर पहुंचाकर वापस चले गए। उन्हें उन मुजरिमों के बारे में फिक्र थी। उनका ख्याल था कि शायद उनमें से किसी को नकाबपोश का इल्म हो। जबकि शहजाद खाने में मसरूफ़ हो गया और आखिरी 2-4 प्लेटें भी साफ करने के बाद उसने इत्मीनान की एक तवील सांस ली और फिर उठ खड़ा हुआ। आओ फैसल चलें और उस नकाबपोश की खबर लें। हो सकता है उसका बावर्ची अंकल के बावर्ची से ज़्यादा लजीज खाना बनाता हो। शहजाद ने फैसल से मुखातिब होकर कहा, मजाक मत करो, तुम तो ऐसी बात कर रहे हो जैसे तुम्हें नकाबपोश की रिहाइशगाह का इल्म हो। फैसल ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा, तुम आओ तो सही। खाना खाने के बाद मेरा दिमाग जट जहाज की रफ्तार से काम करने लग जाता है। शहजाद ने उसका बाजू पकड़कर उसे उठाते हुए कहा, आखिर कुछ पता भी तो चले कि तुम जाना कहाँ चाहते हो। फैसल ने कहा, तुम्हें याद है कि वो नकाबपोश सुर्ख रंग की नई गाड़ी में बैठकर गया था। उसे अभी तक इस बात का इल्म नहीं है कि हमने उसकी गाड़ी देख ली है, इसलिए जाहिर है वही गाड़ी उसके इस्तेमाल में होगी। शहजाद ने कहा, मगर उस गाड़ी को हम कहाँ से ढूंढेंगे। फैसल ने कहा, तुम आओ तो सही। शहजाद ने कहा और फिर वो दोनों तेज तेज कदम उठाते कोठी से बाहर आ गए। शहजाद का रुख शहर की बड़ी सड़क की तरफ था। मुझे नहीं बताओगे कि तुम्हारे जहन में क्या तजवीज़ है। फैसल ने पूछा। सुनो फैसल, तुम्हें मालूम है कि मेरे वालिद कारों का बिजनेस करते हैं, इसलिए मुझे कारों के मुतल्लिक अच्छी तरह इल्म है। मैंने नकाबपोश की कार को देखते ही पहचान लिया था कि वह पेट्रोल की बजाय डीजल से चलने वाली कार है। ऐसी गाड़ियां बहुत महंगी होने की वजह से बहुत कम लोग रखती हैं, इसलिए मुझे उम्मीद है कि किसी पेट्रोल पंप से हमें उसके मुतल्लिक मालूमात ज़रूर मिल जाएंगी। शहजाद ने तफसील बताते हुए कहा, वाकई अच्छी तरकीब है। फैसल ने खुश होते हुए कहा और वो दोनों चलते हुए एक पेट्रोल पंप के पास पहुंच गए। मिस्टर, हम दोनों ने एक शर्त लगा रखी है और इसका फैसला आपने करना है। शहजाद ने सेल्समैन से मुखातिब होकर कहा, कैसी शर्त। उधेड़ उम्र सेल्समैन ने दिलचस्पी लेते हुए पूछा, मैं इसे कह रहा हूँ कि इस शहर में डीजल से चलने वाली कोई कार ही नहीं है, क्योंकि वो बेहद महंगी होती है, जबकि ये कहता है कि आजकल डीजल से चलने वाली कारें आम हो गई हैं, इसलिए यकीनन यहाँ ऐसी कारें बेशुमार होंगी। शहजाद ने शर्त बताते हुए कहा, बेशुमार वाली बात तो वाकई गलत है और तुम्हारी ये बात भी गलत है कि यहाँ डीजल से चलने वाली कारें सिरे से है ही नहीं। उधेड़ उम्र सेल्समैन ने मुस्कुराते हुए कहा, चलो छुट्टी हुई, हम दोनों ही गलत, लिहाजा शर्त बराबर। शहजाद ने हंसते हुए कहा, नहीं, तुमने कहा था कि एक भी नहीं है, अब अगर एक भी हुई तो शर्त मैं जीत गया। फैसल ने गुस्सीले लहजे में कहा, भाई तुमने लफ्ज़ बेशुमार कहा था और यहाँ अगर होंगी भी सही तो ज़्यादा से ज़्यादा एक होगी या 2 होंगी, बेशुमार नहीं हो सकती, क्यों जनाब। शहजाद ने सेल्समैन से मुखातिब होकर कहा, भाई शर्त के मुतल्लिक तो तुम जानो, अलबत्ता इस शहर में अब तक मेरी नज़र से सिर्फ 4 डीजल कारें गुजरी हैं। सेल्समैन ने जवाब दिया। चलो फैसल, इस बात पर शर्त लगा लो कि उन चारों में से कोई भी कार सुर्ख रंग की नहीं होगी, क्योंकि सुर्ख रंग की कार लोग कम पसंद करते हैं। शहजाद ने कहा, नहीं लड़के, यहाँ सुर्ख रंग की डीजल कार भी मौजूद है, इसलिए शर्त मत लगाओ, हार जाओगे। सेल्समैन ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या तमाम कारें सुर्ख रंग की हैं। शहजाद ने चौंक कर कहा, नहीं, एक कार सुर्ख रंग की है और वो मिस्टर जॉर्ज की है। बिल्कुल नहीं, वो हमारे पेट्रोल पंप से ही डीजल भरवाते हैं। सेल्समैन ने जवाब दिया। मिस्टर जॉर्ज, तो क्या वो कोई गैर मुल्की हैं। शहजाद ने चौंक कर कहा, हाँ, वो गैर मुल्की हैं और मालाबार साइड स्टेट की कोठी नंबर 14 में रहते हैं। मैंने एक बार वो कार देखी थी। सेल्समैन ने जवाब दिया। चलो होगा। अच्छा भाई, शर्त ख़त्म, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। शहजाद ने उकताए हुए लहजे में कहा और फिर वो फैसल का हाथ पकड़कर आगे बढ़ गया। भाई कमाल कर दिया तुमने, कितनी आसानी से उस नकाबपोश का पता लगा लिया। फैसल ने खुशी से उछलते हुए कहा, चलो वो कोठी भी देख लें। शहजाद ने कहा और फिर वो दोनों मालाबार साइड स्टेट की तरफ चल पड़े। कर्नल उर्फी रात गए। कोठी वापस लौटे तो वो बड़े मायूस दिखाई दे रहे थे। फैसल और शहजाद उनके इंतज़ार में बैठे हुए थे। कुछ पता चला अंकल। शहजाद ने पूछा। नहीं भाई,
उन तीनों मुजरिमों ने खुदकुशी कर ली है। उनके पास जहरीले कैप्सूल थे, वो उन्होंने खा लिए। कर्नल उर्फी ने जवाब दिया। अंकल, अगर मैं नकाबपोश का पता बता दूं तो आप इनाम में मुझे क्या खिलाएंगे? शहजाद ने मुस्कुराते हुए कहा। भाई छोड़ो, मजाक मत करो, मैं इस वक्त बहुत उलझा हुआ हूं। कर्नल उर्फी ने कदरे तल्ख लहजे में कहा। शहजाद सच कह रहा है अंकल, इसने नकाबपोश का पता चला लिया है। हम उसकी कोठी भी देख आए हैं, फैसल ने कहा। अच्छा, वो कैसे? कर्नल उर्फी फैसल की बात सुनकर चौंक पड़े और फिर शहजाद ने सुरख्कार वाली तमाम बात उन्हें तफसील से बता दी। मिस्टर जॉर्ज वो नकाबपोश है, उस गिरोह के सरगना? कर्नल उर्फी यूं उछल पड़े जैसे उनके सर पर बम फट पड़ा हो। आपको इस कदर हैरत क्यों हुई अंकल? शहजाद ने पूछा। अगर वाकई वो नकाबपोश है तो फिर मुझे हैरत से मर जाना चाहिए। जॉर्ज ओनाथ हमारे मुल्क के दिफाई मुशीर हैं। हमारी हुकूमत ने ख़ास तौर पर उन्हें बुलवाया है ताकि वह मुल्क के बेहतर दिफा के लिए मंसूबे तैयार कर सकें। वह वाकई आजकल गर्मियाँ गुजारने मालाबार आए हुए हैं, कर्नल उर्फी ने बताया। और फिर वो तेज़ी से दौड़ते हुए कमरे से बाहर निकलते चले गए। चलो यार, खान सामा से पूछें, कुछ खाने के लिए मौजूद है? शहजाद ने तवील सांस लेते हुए कहा। कर्नल उर्फी दूसरे रोज़ सुबह वापस आए और आते ही उन्होंने शहजाद और फैसल को गले लगा लिया। बहुत खूब मेरे बच्चों, तुमने वाकई एक काबिल कदर कारनामा अंजाम दिया है। मिस्टर जॉर्ज ओनाथ वाकई वो नकाबपोश थे, मगर असली जॉर्ज ओनाथ नहीं, ये नकाबपोश एक गैर मुल्की जासूस था और इसने मिस्टर जॉर्ज को कत्ल करके उसका मेकअप कर लिया था। रात हमने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है और अब तक उसने तमाम जुर्मों का इकरार कर लिया है। कर्नल उर्फी ने खुशी से भरपूर लहजे में कहा। अंकल, आपका खानसामा बड़ा काहिल है, मेरा पेट ही नहीं भरता और वो कह देता है कि खाना खत्म हो गया है। शहजाद ने बड़ी मासूमियत से कहा। तुम जिस कदर चाहो खाओ शहजाद, तुम्हारे लिए खाने की कोई कमी नहीं हो सकती। खानसामा, खानसामा, कर्नल उर्फी ने चीखते हुए कहा और शहजाद और फैसल उनकी खुशी पर बेख्तियार मुस्कुरा दिए।